हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग अच्छे से रह रहेंगे, आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रसिद्ध टीचर पटना का है इसके जहाँ है वो महाकुंभ एनसीईआरटी बेस्ड पर 9th और 10th बेस्ड पर आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी का अपने एप्लीकेशन पर क्लास ले चुके हैं। और जिन भी लोगों ने इस सर का क्लास नहीं देखे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर का पीडीएफ लेके आए हुए हैं। और जो भी सर पढ़ाए हुए थे उस सभी को पीडीएफ के थ्रू हम लोग देखने वाले। देख सकते हैं यहाँ लगभग 2000 प्रश्न होने वाला है। कितना प्रश्न होने वाला है? तो लगभग 2000 प्रश्न एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए वन लाइन आती है। चलिए तो हम लोग पहले देखेंगे तो पहला प्रश्न है आपका, पहले फिजिक्स हम लोग देखेंगे। चलिए फिर से बतला दूँ, ये जो है ये नोट इसके झा के सर का है। चलिए के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? तो द्रव्य और गैस में, द्रव और गैस में बहाव का गुण होता है। पदार्थ के किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है? तो गैस में आपका सही हो जाएगा। पदार्थ के किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है? तो गैस में। पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव होता है? तो ठोस में। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया कहलाती है तो गलन कहलाती है, गलन। चलिए द्रव के गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। गैस में द्रव बनने की प्रक्रिया कहलाती है तो संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है। ठोस अवस्था में सीधी गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो अर्धपातन कहलाती है। फिर से देखते हैं, ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो अर्धपातन कहलाती है, अर्धपातन कहलाती है। 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान है तो 300 केल्विन। 27 डिग्री समतुल्य तापमान है तो 300 केल्विन। चलिए 200 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था होती है तो गैस होती है। शुष्क बल्ब उदाहरण है तो अर्धपातन का, शुष्क बल्ब उदाहरण है तो अर्धपातन का। वह तापमान जिस पर द्रव्यमान अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है कहलाता है तो गलनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो कहलाता है गलनांक, तापमान कहलाता है। किस द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। किस द्रव्य का क्वथनांक तापमान के नीचे की वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। तो आंसर होगा अपने क्वथनांक के कम ताप पर, अपने क्वथनांक के कम ताप पर।
शुल्क वाल्व होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुल्क वाल्व होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो केल्विन है, केल्विन है, केल्विन। चलिए आगे देखते हैं। तरल पदार्थ कहलाता है तो द्रव और गैस कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, तो बल्ब का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है तो सेल्सियस पैमाने में किसका आधार व आयतन निश्चित नहीं होता है? तो गैस में रसोई घर में प्रयोग करते हैं तो एलपीजी गैस आपका रसोई घर में प्रयोग किया जाता है। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो सीएनजी। बर्फ का गलनांक है तो 273 केल्विन, 273 केल्विन। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसके कारण ठंडा होता है? तो वाष्पन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। परिघटनाओं का वह कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ता है? परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने से बढ़ता है? तो वाष्पन विसरण गैस का प्रसार। चलिए, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है तो गैस तथा तरल में समान व्यवहार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पदार्थों को उनको कणों के माध्यम आकर्षण बलों बढ़ते हुए कम में व्यवस्थित किया जाता है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के माध्यम आकर्षण बलों के बढ़ते कम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन, जल और सरका। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण कहलाता है। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस का रूपांतरण कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। परिस्थिति जब जल वाष्प में वृद्धि करेगी तो जल के तापमान में वृद्धि होगा। परिस्थिति जल वाष्प में वृद्धि करेगी तो जल में वृद्धि होगा। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रक्रिया होती है। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रक्रिया होती है तो समान होती है। मिश्र धातु के दो या अधिक धातुओं का मिश्रण होता है तो समांगी होता है। मिश्र धातु को दो या अधिक धातुओं का मिश्रण समांगी होता है। पीतल मिश्र धातु है जिंक और कॉपर का। गैस जल विलयन का उदाहरण है तो सोडा जल में विलय होता है। CO2 आपका CO2 सोडा जल में विलय होता है। प्रकाश की किरणें फैल जाती है तो विलयन में। प्रकाश की किरणें किस में फैल जाती है? विलयन में। प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना कहलाता है तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण का विलयन में फैलना कहलाता है तो टिंडल प्रभाव कहलाता है आपका। बने रहिएगा, हम लोग 2000 प्लस प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अभी आप लोग का फिजिक्स चल रहा है तो चलिए 40 प्रश्न हम लोग देखते हैं और बतला देते हैं। ये एसके झा का नोट है, एसके झा। चलिए, द्रव गैस का क्लोराइड द्रव गैस के क्लोराइड का क्या है? अच्छा, यहाँ से कट चुका है। चलिए, द्रव गैस का क्लोराइड को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरासाल लिखा हुआ है, यहाँ पर एकले दोनों कट चुका है। याद रखिएगा,
सोल। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, इम्सलन का उदाहरण है तो दूध है। इम्सलन का उदाहरण है तो दूध है। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है तो उर्ध्वपातन से। क्या है? नमक और अमोनिया क्लोराइड को के मिश्रण के किस विधि से अलग कर सकते हैं तो उर्ध्वपातन से। उर्ध्वपातन से। चलिए थोड़ा स्पीड में खींचने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की विधि नहीं है तो घोलना। पृथ्वीकरण की विधि नहीं है तो घोलना। वायु में उपस्थित गैस को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं तो प्रभाजी। वायु में उपस्थित गैस को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं तो प्रभाजी। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है तो जॉन डाल्टन को। किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो चैडविक ने किसकी खोज की थी तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दरफोर्ड को। एक्स किरणें की खोज किसके द्वारा दिया जाता है? एक्स किरणें की खोज किसके द्वारा दिया जाता है तो रोएंटजन में। समान परमाणु क्रमांक का विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? गामा में होती है। गामा में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अपरमाणु कण से होता है। अपर परमाणु कण से होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणुक कण कौन से होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं तो डाल्टन साहब ने आपने बतलाया था। डाल्टन साहब। प्लूटोनियम में कौन शामिल नहीं होता है तो न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता। प्लूटोनियम में कौन शामिल नहीं होता तो न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है। किसी भी तत्व में समस्थानिकों में होती है तो क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है तो बोलेंगे एल्केमिया के उपचार में। P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? एल्यूकेमिया। मृदा किस प्राकृतिक में है तो समांगी। मृदा किस प्राकृतिक में? समांगी। तो चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है परमाणु एवं अणु। चलिए देखते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अणु कहलाता है तो क्या कहलाता है तो 1:8 कहलाता है। 1:8। अमोनिया का सूत्र है। आगे देखते हैं। अमोनिया का सूत्र है तो आपका होगा NH3। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है तो NM में। कौन तत्व का एक परमाणविक है तो आर्गन है। कौन तत्व का एक परमाणविक है तो आर्गन है। कौन सा तत्व द्विपरमाणविक होता है तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा तत्व द्विपरमाणविक होता है? हाइड्रोजन होता है।
हाइड्रोजन होता है। अमोनिया आयन का सूत्र NH4+, अमोनिया आयन का सूत्र NH4+। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2। कार्बन के एक मूल के परमाणु की संख्या होती है 6.0022 × 10⁻23। कार्बन के एक मूल परमाणु की संख्या होती है तो 6.022 × 10⁻23। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है तो 2 होती है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 होती है। 18 जी जल के लिए समतुल्य मोल की संख्या होती है तो 1 होती है। याद रखिएगा, 18 जी जल के लिए समतुल्य मोल की संख्या होती है तो 1 होती है। CH4 की सूत्र इकाई द्रव्यमान है। CH4 की सूत्र इकाई द्रव्यमान है तो 16 है। सल्फेट परमाणुक आयन का संकेत है। सल्फेट परमाणुक आयन का संकेत है तो SO4 स्क्वायर माइनस। लोहा धातु का प्रतीक है तो Fe। लोहा धातु का प्रतीक है तो Fe। क्लोराइड आयन या पर उपस्थित आवेश होता है। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश होता है तो -1। ऑक्सीजन आयन पर उपस्थित आवेश है तो क्या है -2। ऑक्सीजन आयन पर उपस्थित आवेश है तो -2। किस तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति में होते हैं? किस तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति में होते हैं किसने बताया था? किसने? तो आपका डाल्टन साहब ने। चलिए 77 प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है तो 10⁻−10 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है तो 10⁻−10 मीटर। सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फादर फोल्ड ने। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चैडविक द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चैडविक द्वारा। किस यौगिक के एक मोल में अणु की संख्या होगी? तो किस यौगिक के एक मोल के अणु की संख्या होगी? तो बोलिएगा 6.02214076 × 10⁻23। चलिए 81 प्रश्न देखते हैं। CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है तो 44 U। 660 ग्राम जल में सही रूप में प्रदर्शित करता है तो 20 मोल जल करता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक होता है N2। नाइट्रोजन गैस के परमाणु रासायनिक प्रतीक होता है N2। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है तो 14 कार्बन 14C6। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है तो 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम। 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन अणु के एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है तो 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं परमाणु की संरचना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। परमाणु का मूल कण होता है तो अल्फा कण होता है। थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का एक कौन सा गोला था? थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का एक कौन सा गोला था? तो बोलिएगा धन आवेशित। अल्फा कण होता है तो 2 आवेशित होता है।
एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है तो 4 होगी। कौन सा कक्ष केंद्रीय सबसे नज़दीक होती है तो के होती है के। कौन सा कक्ष केंद्रीय सबसे नज़दीक होती है तो के होती है। कौन कक्ष के केंद्रीय में सबसे दूर है तो एन, नाइट्रोजन और क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। एम कक्ष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 18 होती है। 18 एम कक्ष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 18 होती है। 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो एन का एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 28.3 एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 28.3। क्लोरीन तत्व में Mg कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 2 होती है। क्लोरीन तत्व में Mg कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 2 होती है। चलिए अक्रिय गैस की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 होते हैं। अक्रिय गैस के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 6वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। पीटीसीएम तत्व में संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या होती 1 है। यहाँ पर कट चुका है ऊपर में। तो चलिए हम लोग देखें पीटीसीएम तत्व के संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 1 होती है। चलिए सोडियम तत्व की संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। सोडियम तत्व की संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। कार्बन C6 कार्बन 12/6 कार्बन का समस्थानिक नहीं है तो कौन नहीं है तो 11/6 कार्बन। 11/6 कार्बन किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है तो कोबाल्ट को हम कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं कोबाल्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होता है U235 Mg परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है तो कौन सही प्रदर्शित करता है 282 Mg परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण के सही प्रदर्शित करता है तो 282 करता है। चलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत सा प्रश्न है। किसने समझाया कि नाभिकीय परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। किसने समझाया कि नाभिकीय परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित रहता है तो दरफोई ने। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं तो धातु और अधातु। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं धातु अधातु। 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी तो 1 होगी। परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन करता है तो कौन करता है। परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन करता है तो ये देख सकते हैं, ये चित्र है। चित्र देख के आप लोग समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। परमाणु की संख्या का समान होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। परमाणु की संख्या समान होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। चलिए अगला प्रश्न, अगला हम लोग का चैप्टर आ चुका है, देख सकते हैं। ये चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। चलिए अगले नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए एक कोशिकीय जीव है तो पैरामेसियम कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था तो रॉबर्ट हुक ने। ये VVI प्रश्न है आपका। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का भाग नहीं है तो कोशिका द्रव्य। कोशिका का सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्या कहते हैं तो हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुक्तः बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुक्तः बनी होती है तो एल्सुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को गुणसूत्र की संख्या होती है तो 1 होती है।
क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। स्क्वायर एल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है तो संचय करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस जीव में केंद्रक झील नहीं होता है? किस जीव में केंद्रक झील नहीं होता है? तो बोलेंगे बैक्टीरिया। चलिए फिर से बतला देते हैं, ये आपका एसके झा सर, ये आपका एसके झा के द्वारा ये पीडीएफ बनाया गया है। आप एसके झा के एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं या ये पीडीएफ के थ्रू आप देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, देख सकते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो कवक होते हैं, पादप होते हैं, जंतु होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो कवक, पादप और जंतु होते हैं। पादप कोशिका किस क्रिया द्वारा जल में ग्रहण करती है? तो पाषारण। कोशिका के विभिन्न अंगों को अंदर या बाहर आना किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया के द्वारा। केंद्र के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद रहते हैं? तो प्रोटीन। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहलाता है तो अस्थिमज्जा में याद रखिएगा, अस्थिमज्जा में। कोशिका का ऊर्जा गिरी किससे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहते हो? तो माइक्रोकोन्ड्रिया। लाइसोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है प्रोटीन का। पौधे में हरा रंग किस के कारण होता है? तो कट गया। चलिए देखते हैं, पौधे में हरा रंग किस के कारण होता है? तो बोलिएगा हरित लवक के कारण। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? डिम्बल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोग का है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्मा तथा अन्य वातावरण के बीच रोधी का क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला है आप लोग का, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसने निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड। शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मा में। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मा में। हाइपोप्रोटीन विलियन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फूल जाएगा। कोशिका के भीतरी श्वसन का स्थान कौन सा होता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया। चलिए आगे देखते हैं, डूक झिल्ली में किसकी अनुपस्थित होती है? तो लाइसोसोम के। केवल पादप में पाए जाने वाला कोशिकांग है। केवल पादप में पाए जाने वाला कोशिकांग है तो प्लास्टिड। और जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है। तो क्या किया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइसोसोम के केंद्र है तो प्रोटीन और सिंथेसिन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एंडोप्लाजियापिक का रेडिकुलम का जाल किसमें उपस्थित होता है? तो बोलेंगे क्लोरी मेसल में। क्या है? नयूली मेसल में। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो लाइबोसोम आपका संबंधित है, लाइबोसोम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अगला हम लोग देखते हैं,
लाइसोसोम में आवश्यक होता है, लाइसोसोम में आवश्यक होता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऊपर कट चुका है तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, कोशिका सावरण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? ग्लाल्जी उपकरण। सेंट्रियोल किसमें संबंधित है? तो स्पिंडल निर्माण। जंतु कोशिका का पादप कोशिकाओं के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो न्यूट्रिशन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, केंद्रक रहित जंतु कोशिका में किसका प्रभाव होता है? तो क्रोमोसोम का। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होता है? तो एक्सोस्मोसिस। चलिए पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? तो एंडोस्मोरिस। चलिए अगला हम लोग का चैप्टर है नेक्स्ट, उत्तक है। चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिका में समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? तो कोलेन काइमा। ट्रेंकिडस कहाँ पाया जाता है? तो जाइलम में आपका पाया जाता है, जाइलम में। चलिए जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक कहते हैं। जंतु के शरीर में ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को कहते हैं, क्या करते हैं? एपिथीलियम उत्तक। जिन उत्तकों का क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं कोरोलेक्लाइमा। जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरोलेक्लाइमा। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो बोलेंगे स्टोमेटा के द्वारा। तो किस उत्तक में लिंगिन उपलब्ध नहीं होता है? तो कोलेन काइमा। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है तो 90%। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है तो 90%। पौधे में प्लाज्मा का कार्य है तो आहार का चालन। पौधे में फ्लोएम का कार्य है तो क्या है? आहार का चलना। स्थित गैस उत्तक है तो संयोजिक उत्तक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला है, जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश उत्तक में होता है? तो पेशी। डैश तांत्रिक उत्तक की एक इकाई हो तो नियॉन। सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए उत्तक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तांत्रिक उत्तक। सूचना के आदान प्रदान के लिए उत्तक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तांत्रिक उत्तक। चलिए अगला है, रक्त किस उत्तक का हिस्सा है? तो संयोजिक उत्तक का। शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो असूत्री विभाजन। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समसूत्री विभाजन में कौन सी कोशिका में होती है? तो दैहिक में। स्नायु और कंडला किस उत्तक के बने होते हैं? स्नायु और कंडला किस उत्तक के बने होते हैं? संयोजिक उत्तक के बने होते हैं। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तब वह इनमें से परिवर्तित हो जाता है तो जिलेटिन में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अस्थिकारकों के प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? तो सूक्ष्म नलिकाएं में। कणिकाओं को निकाल देने का पश्चात कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? तो कौन होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। पौधे के तीनों की पौधे के तीनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होता है? तो पाव विभाजोत्तक अथवा कैम्बियम
कैम्बियम क्या है? पाव विभन्योतक अथवा कैम्बियन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? तो प्लेटलेट्स से किसके अत्यंत खींचे जाने की मौज आ जाती है? किसमें अत्यंत खींचे जाने की मौज आती है? तो लिंगामेट में कंडाला का एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है। तो पेशी को अस्तित्व में कंडला का एक संरचना है जो जोड़ने के काम करते हैं पेशी को अस्तित्व में। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चिकनी पेशियाँ पाई जाती है। चिकनी पेशियाँ पाई जाती है तो गर्भाशय और धमनी शिरा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अकृत कार्य तथा उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो उत्तक कहलाता। पौधे में लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्योजकता। चलिए कोशिका में विभाजन किस तक सीमित होती है? कोशिका विभाजन किस तक सीमित होती है? तो विभाज्योजक कोशिका। सक्रिय विभाजन किसकी कोशिका में होती है? सक्रिय विभाजन किसकी कोशिका में होती है? तो कैम्बियम। घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ जाती है? घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ जाती है? तो अंतर्वेशी विभाज्य। कृत्रिम उपकाल किसका नाम है? तो सिल्की उपकाला। चलिए आगे है। स्तंभाकार उपकाला शरीर में किस हिस्से में पाया जाता है? तो आप बोलिएगा अमाशय और आम। स्तंभाकार उपकाला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो अमाशय और आंत। किस प्रकार की उत्तक ग्रंथियां बनती है? तो उपकला। गढ़ती कमाई उत्तक क्या है? तो संयोजिक उत्तक है। चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है जीवों में विविधता। चलिए देखते हैं। सजीवी वर्ग का वर्गीकरण किसने किया? तो रॉबर्ट व्हिटेकर। चलिए आगे देखते हैं। ब्रायोफाइटा के अधीन आता है तो मर्स्टेरिया जीनस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए जिन मछलियाँ का जबड़ा नहीं होता है वह कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? एनाठा कहते हैं। एनाठा। जिन मछलियों का जबड़ा नहीं होता है उसके क्या कहते हैं? एनाठा। चलिए आगे देखते हैं। नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है? नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है? तो संघ एनीलिडा का किस वर्ग के पौधे का पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है? तो बायोफ्लाइटा। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्रणाली है? तो प्रोटोजोआ। अमीबा और पैरामेसियम किस संघ का प्रणाली है? तो प्रोटिस्टा। अमीबा और पैरामेसियम किस संघ का प्रणाली है? तो प्रोटिस्टा। फाइलम प्लेटिहेल मिंथिज। प्लेटिहेल्मिंथिन किस संघ का जंतु है? तो टेप वर्म।
पेरिफेरा पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो स्पांज। चलिए आगे देखते हैं। मार्थोपोडा का उदाहरण तो मकड़ी। मोल्स्क फाइलम का जंतु कौन सा है? मोल्स्क फाइलम का जंतु कौन सा है? तो ऑक्टोपस। कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों की प्रगुआ रुधिर में भरी होती है? तो अर्थोपोडा। चलिए आगे देखते हैं। सुपरिभाषी केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? तो निर्हरित शैवाल में। चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है गति। चलिए आगे देखते हैं। गति का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर सेकेंड होता है। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है तो विस्थापन कहलाती है। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। चलिए आगे, त्वरण की इकाई है m/s²। विस्थापन का समय के बीच की ग्राफ का ढाल देता है। विस्थापन समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है तो वेग का समय के बीच की ग्राफ को ढाल देता है तो त्वरण। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है तो शून्य होता है 72 किलो h का समतुल्य गति है तो 20 मीटर पर सेकेंड। यदि किसी भी वस्तु का विस्थापन d इंफिनाइट टी स्क्वायर हो तो उसकी त्वरण होगी एक समान होगी। यदि किसी वस्तु का विस्थापन दूर इन्फिनाइट समय स्क्वायर हो तो उसका त्वरण क्या होगी? एक समान होगी। चलिए आगे देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन d इंफिनाइट टी स्क्वायर हो तो उसका वेग होगा समान के साथ समानुपाती समय के साथ समानुपाती। ऊपर क्या है? ऊपर दोनों प्रश्न में ध्यान से देखिए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d इंफिनाइट टी स्क्वायर हो तो उसका त्वरण होगा एक समान होगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d इंफिनाइट हो तो उसका त्वरण, यहाँ पर त्वरण होगा तो एक समान, अब वेग होगा तो समय के साथ समानुपाती। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 205 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। थोड़ा स्पीड में खींचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी गतिशील वस्तु, क्योंकि समय बहुत ही कम है, चलिए किसी भी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगने से उसका त्वरण हो जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए जाता है। समान वृत्तीय गति की त्वरण की दिशा होती है तो केंद्रक के तरफ होती है। चलिए आगे देखते हैं। विस्थापन समय ग्राफ में हमें प्राप्त हो जाता है तो चाल प्राप्त होता है। वेग के समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो जाता है तो विस्थापन और त्वरण होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर n पर मीटर स्क्वायर, m पर m स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है तो किस पर? ब्रह्मांड में उसकी स्थिति पर। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है तो समान त्वरण गति। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है तो समान त्वरण गति। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसी व्यक्ति की द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो 60 किलोग्राम ही होगा, 60 किलोग्राम। चलिए, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 6 किलोग्राम भार होगा।
किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोमीटर है तो उसके पृथ्वी पर भार कितना होगा, तो 98.0 N। चलिए अगला है हम लोग का, कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार के पथ पर गमन करता है तो अर्धवृद्धि पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा तो 1r होगा। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के गमन करता है तो अर्धवृद्धि पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा तो 1r होगा। एक पिंड वेग u के ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है तो u²/2g। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ गया बल तथा गति के नियम। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित, तो संवेग से संबंधित है। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं, गति के कुल कितने नियम होते हैं, तो गति के कुल 3 नियम होते हैं। बंदूक के प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित होती है, तृतीय नियम पर। किसी वस्तु पर कुल बल्ब शून्य लगने से उसका संचारित रहता है तो संवेग उसका संचारित रहता है। चलिए आगे देखते हैं, संवेग डैश गुने वेग है तो द्रव्यमान किस विलग निकाय में संरक्षित रहता है, तो संवेग बल हमेशा गति में करती है। संवेग बल हमेशा गति में करती है तो उल्टी दिशा में गति करती है। एक नैनो बराबर होता है तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु के बल्ब लगने की उसकी डैश परिवर्तित होता है तो गति परिवर्तित होता है। जड़त्व के गुण किससे संबंधित है, तो त्वरण से संबंधित है। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है, तो त्वरण से संबंधित है। संतुलित बल्ब में वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है, तो आकृति परिवर्तित हो सकता है, आकृति। चलिए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो द्वितीय। किस वस्तु के वेग को दुगुना करने पर उसकी संवेग में क्या अंतर हो जाएगा, तो दुगुनी हो जाएगी। बल त्वरण में हमेशा प्राप्त होता है तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। द्रव्यमान प्राप्त संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो बल कहते हैं। चलिए, एक ऐसा गुण जिसमें कोई भी वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है तो वह कहलाती है तो जड़त्व कहलाती है। किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है, तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तित को प्रतिरोधित करता है। उसकी गति की अवस्था में प्रतिवर्तित को प्रतिरोधित करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई भी यात्री किसी भी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसकी यह अर्थ होता है कि रेलगाड़ी की गति क्या होता है, तो त्वरित होता है। ध्यान रखिएगा, त्वरित होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो संवेग के संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ गया गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। किस वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का मान होता है तो 6.673 × 10⁻⁻11 होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का गुना होता है तो 1/6। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार होगा तो 300 किलोग्राम। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब के ऐसा ही
एसआई इकाई है। तो पास्कल में किस वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित होता है? उत्पालवकता पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी का अपेक्षा घनत्व होता है 10⁻³ kg/m -Q। 10⁻³ kg/m -Q। हाइड्रोजन मीटर जो द्रव्य में घनत्व मापने की प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित हो? आर्किमिडीज सिद्धांत। हाइड्रोजन जो द्रव्य के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या बोलेंगे? आर्किमिडीज सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव्य में किसी बिंदु पर दाब बढ़ने से हरे बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है? तो पास्कल नियम से। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो घटता है। पृथ्वी के ऊपर सतह के जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव्य के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ता है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चंद्रमा में पृथ्वी के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होगा। देखिए फिर से देखते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ के नीचे मुक्त के रूप में गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होगा। चलिए अगला देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो विद्युत वृद्धि पर न्यूटन होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। संबंध F बराबर Gm/d² में राशि G होगा तो प्राकृतिक के स्वार्थिक नियतांक होगा। गुरुत्वाकर्षण में नियम के गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंड के बीच होता है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा चलिए एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच की आकार बल कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाती है। चलिए r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार होता है? शून्य होता है। किस पिंड के वायु में भार 100 N है? किस पिंड के वायु में भार 100 N है? जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 N है तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा तो 8 N होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ गया कार्य तथा ऊर्जा। चलिए कार्य का एसआई मात्रक होता है तो जूल होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है तो ऋणात्मक होता है। किसी बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबित हो तो कार्य होता है तो शून्य होता है। किसी बल के अगर विस्थापन में लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है तो शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgh होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो जूल होता है। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है तो 1 जूल पर 1 सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो जूल